नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन। हमने अभी तक देखा लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तब डिफाइंड था जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर थी। लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन हम तब डिफाइन करेंगे जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी हो। तो चलिए देखते हैं क्या इसके फॉर्मूले बन पाते हैं, क्या सिचुएशन बन पाती है, सारी देखते हैं। मैं एक सवाल से शुरुआत कर रहा हूं। मैंने बिना किसी फॉर्मूले के आपसे सवाल पूछ लिया है, इसका मतलब जरूर यही है कि बिना किसी फॉर्मूले के सवाल हो सकता है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, जो और ये पड़ी कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी है। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी होती तो हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तब हम फॉर्मूला कौन सा लगाते, लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाला। जो बी वाला पॉइंट है वो यहां से मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर है, तो ऑब्वियस बात है कि ए वाला जो पॉइंट है वो 15 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, सवाल है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, इमेज की लेंथ पता कीजिए। इतना सा काम है हमारे पास, चलिए करते हैं। आपको खास इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता करने की जरूरत है कि ए की इमेज कहां बनेगी और बी की इमेज कहां बनेगी। चलिए बारी बारी से करते हैं। इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज आएंगी यू, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले काम करते हैं कैलकुलेशन बी के लिए करते हैं। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 12 है, प्लस में नहीं माइनस में, तो u की वैल्यू तो आ गई है -12। फोकल लेंथ आप जानते ही हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ 10 है, लेकिन प्लस नहीं माइनस। तो हम बड़े आराम से v निकाल सकते हैं। कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ होता है, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। uf -12 इंटू -10 अपॉन u माइनस एफ। u माइनस एफ इज -12 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। ऊपर तो आ गया शायद 12 इंटू 10 और नीचे आ गया शायद -2, हमारे पास आ गया -60। इसका मतलब बी की जो इमेज है वो -60 सेंटीमीटर पर बनेगी। लेकिन -60 किस तरफ है? तो आप बोलोगे सर माइनस इधर नहीं है, माइनस तो इधर है। तो बी की इमेज किस पॉइंट पर बनेगी हमें पता लग गया। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो बी होगा वो यहां कहीं होगा। दिस इज योर बी डैश, और ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं सवाल से, दैट इज 60 सेंटीमीटर्स। यही कहानी एक बार फिर से दोहराते हैं। इस बार दोहराएंगे किसके लिए? ए के लिए। चलिए बेटा फिर से कैलकुलेट कीजिए। अब ए के लिए ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, रेस तो हर तरफ जा रही है, लेकिन मिरर पर जो इंसिडेंट रेज है वो यूं आएंगी, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। एक एक कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ गए होंगे। u की वैल्यू -15, v की वैल्यू निकालना आसान, फॉर्मूला आप जानते ही हैं। uf, u कितना है बेटा? -15। f कितना है? आप बोलोगे सर f है -10 अपॉन u माइनस एफ। u है -10 प्लस f। f कितना है बेटा? 10। मैंने यहाँ पर प्लस कैसे लिखा पता ना, u माइनस एफ है, माइनस ऑफ -10, तो वो +10 हो गया। वहां भी ऐसे आया था, ऊपर आ गया है 15 इंटू 10 और नीचे मेरे ख्याल से आ गया -5। ये निपटा तो मेरे पास आ गया -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक ही जो इमेज हो -30 सेंटीमीटर पर है। -30 इधर नहीं है, -30 तो इधर कहीं होगा। तो यहां कहीं आएगा आपके पास ए डैश, यहां कहीं आएगा आपके पास ए डैश, और ये डिस्टेंस हमने निकाल ली है, ये डिस्टेंस आएगी 30। तो चलिए हमें बड़े आराम से इस बात का आइडिया लग गया कि आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है। सॉरी ए नहीं बेटा, ए डैश लिख देता हूं। आपकी ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ी है, ये डिस्टेंस आपके पास 30 है, ये डिस्टेंस आपके पास 60 है। तो जो इमेज है उसकी लेंथ आ गई आपके पास 60 माइनस 30, बड़ा कितनी आ गई है? 30। तो इमेज की लेंथ हम बड़े आराम से लिख पाए। द लेंथ ऑफ इमेज इज a dash b dash and that is 30 सेंटीमीटर्स। बढ़िया सा आंसर है, अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन आप मुझसे पूछो कि सर इसमें मैग्निफिकेशन भी बता सकते हैं क्या? हाँ बता तो सकते ही हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि सर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं बोलने की कोशिश करूंगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट।
लेंथ ऑफ इमेज है ए डैश बी डैश और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है ए बी, साथ में एक माइनस साइन और लगा दूंगा। आप कारण समझ गए हो कि मैंने माइनस क्यों लगाया। ऑब्जेक्ट पड़ी है ऐसे तो इमेज पड़ी है ऐसे, ऑब्जेक्ट यूं है तो इमेज यूं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। दैट इज -30 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई है -10। मैग्निफिकेशन वैल्यू आ गई है -10। तो आप इस पूरी बात से इतना समझ गए होंगे कि मेरे पास कोई एसएच फॉर्मूला तो नहीं आया कि भाई मैं कोई फॉर्मूला बता पाऊं। हाँ, लेकिन ये जरूर आ गया कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ वगैरह दे रखी हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी हो, तो आप इमेज की पोजीशन बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हो। फिर भी अगर कोई बच्चा जिद कर ले कि सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालो, हालांकि कोई भी समझदार बच्चा बोलेगा सर फॉर्मूला निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ए की इमेज ए डैश, बी की इमेज बी डैश, सर मैं कर लूंगा। बट फिर भी कोई बच्चा कहता है कि सर कुछ तो लिखो, तो मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं कि क्या फॉर्मूला हम बना सकते हैं। फॉर्मूला मैं लिखूंगा, देखना बेटा, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बाहर माइनस साइन। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं लिख सकता हूं एक हिस्से का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ऑब्जेक्ट के एक हिस्से का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ऑब्जेक्ट के दूसरे हिस्से का एक्स कोऑर्डिनेट, तो मैं इसे लिख सकता हूं मॉड ऑफ u2 माइनस u1 डिवाइड बाई लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज को मैं क्या लिखूं, तो आप बोला सर वही लिख दो आप इससे, और इमेज का एक एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इमेज के दूसरे सिरे का एक्स कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास आएगा दैट इज v2 माइनस v1, मॉड लगा दो। ये बाहर वाला माइनस साइन तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोग जानते ही हो, माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट पड़ी है ऐसे तो इमेज पड़ी है ऐसे, बस। तो अगर कोई बच्चा जिद्दी करेगा तो मैं ये फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूंगा, हालांकि आप समझ गए इस बात को कि बहुत बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हमें ये फॉर्मूला ना भी याद हो तो भी हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तो ऐसे भी निकाल सकते ही थे। मैं इसको ml लिख दूं, ml मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। चलिए बेटा इसी में आगे बढ़ते हैं, हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है इसी में आगे बढ़ते हैं। और अगर कभी ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो उस केस में मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा, चलिए देखते हैं उसको। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, बहुत छोटी सी बात है, आप देख सकते हो उसको। तो चलिए हेडिंग लिखिएगा बेटा, हेडिंग लिखना, नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, इफ object is very small। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो तो उस केस में क्या करेंगे, तो चला सुनते। मान लीजिए कि आपके पास कोई ना कोई मिरर है ऐसे, और इसके सामने कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट पड़ी है ऐसे। इस छोटे से ऑब्जेक्ट की लेंथ मैंने मान ली है du। du मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट का छोटा चेंज। भाई वहां पर तुम u2 माइनस u1 लिख रहे थे, वो डेल्टा u था, ये क्या हो गया du। जब कोई चीज छोटी होती है तो हम डेल्टा u को du से बड़े आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से यहां कहीं इसकी इमेज आएगी ऐसे, अगर ये ए बी तो ये आपका ए डैश बी डैश, ये आपकी लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज हमने वहां पर जब ऑब्जेक्ट बड़ी थी तो हमने शायद v2 माइनस v1 लिखा था, v2 माइनस v1 मतलब डेल्टा v। यहां पर डेल्टा v की जगह मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं dv। और अगर आप मुझसे पूछो कि सर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं मैग्निफिकेशन डिफाइन कर दूंगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस साइन अब लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो स्मॉल चेंज इन u में जो स्मॉल चेंज इन v हुआ है इसके अंदर माइनस अपने आप खुद के अंदर है। भाई अगर आप u को घटाओगे तो v बढ़ेगा, वो अपने आप उस फॉर्मूले के अंदर है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि सर मैं dv अपॉन du कैसे निकालूंगा, बड़ा वही अपने पास फॉर्मूला,
हमारे पास फॉर्मूला था v की पावर -1 मिरर में प्लस u की पावर -1 इज इक्वल्स टू f की पावर -1। डिफरेंशिएट द होल इक्वेशन इंडिपेंडेंटली। v की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी, -1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू। और फोकल लेंथ बड़ा फिक्स ही है भाई, ऑब्जेक्ट के और इमेज के कोऑर्डिनेट्स चेंज करने से आपके जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ थोड़ी चेंज होगी। हम इसको इधर ले आते हैं और हम बड़े आराम से लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि डी वी अपॉन डी यू इज माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों, समझ तो गए ना? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट पड़ी होगी ऐसे तो इमेज पड़ी होगी ऐसे। एक बात और ध्यान से देखो, हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आया था माइनस वी बाई यू और ये आया उसका स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि ये हमारे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का एक तरह से स्क्वायर है। भाई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन याद कीजिए, हमारा जो लेटरल या ट्रांसवर्स शब्द यूज कर लो वो हमारा माइनस वी बाई यू आया था और ये माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आया, तो ये एक तरह से ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है। लेकिन मैं बहुत क्लियर कर दूं इस बात को कि ये वाला फॉर्मूला मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ तब लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी हो और ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो। सर ऑब्जेक्ट बड़ी हुई तो क्या हमसे सवाल नहीं बनेगा? अरे नहीं कर चुके वो तो अपन। ऑब्जेक्ट अगर बड़ी हो तो ए की इमेज ए डैश, बी की इमेज बी डैश, हम तब भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं अपन लोगों को। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, आप याद भी कर सकते हो। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज माइनस ऑफ एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। आई रियली होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा बेटा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था एफ अपॉन एफ माइनस यू, इसका फॉर्मूला एफ अपॉन एफ माइनस नहीं है, माइनस ऑफ एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। कोई सा एक याद कर लो, बाकी तो तुम रिलेट कर ही लोगे, इतने स्मार्ट तो आप हो ही, रिलेट तो कर ही लोगे। सिर्फ एक निकाल लो कोई सा, बाकी सारे तो अपने आप उनको फॉलो करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले बच्चों, इस फॉर्मूले पे एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल करते हैं। मैं पहले बोल दूं बेटा कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर ही सवाल है, मेरे पास ऐसे कोई अलग से बात बताने के लिए नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूले पर सवाल की प्रैक्टिस कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल करते हैं अपन। तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पटकनी है और आपको कुछ नहीं करना। करे बच्चों? आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि ये मिरर, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर और प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है ऐसे। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, थोड़ा डार्क कर दूं इसको मैं। ये ए बी, इसकी खुद की जो लेंथ है वो बेटा तेरे पास 1 मिलीमीटर है और ये मिरर से 1 मीटर दूर है। 1 मीटर मतलब बेटा कितना? 100 सेंटीमीटर दूर है। सवाल लिखिए बेटा, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। इमेज की लेंथ आपको निकालनी है, हो जाइए शुरू। तो चलिए सुनिए, पहले बताइए ऑब्जेक्ट पैक कैसे पड़ी है? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी है या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी है? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी है। अरे भाई जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओ, ट्रांसवर्स वाला या लॉन्गिट्यूडनल वाला? तो आप बोलोगे सर ट्रांसवर्स वाला तब लगता है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। सर आप तो लॉन्गिट्यूडनल वाला लगाओ। अच्छा ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वाला लगाओ, लेकिन कौन सा लगाओ, बड़ी ऑब्जेक्ट वाला या छोटी ऑब्जेक्ट वाला? आप बोलोगे सर वैसे बड़ी ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला होता तो नहीं है, उसमें तो हम ए की इमेज ए डैश और बी की इमेज बी डैश करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है 1 मिलीमीटर और डिस्टेंस अच्छी खासी बड़ी है उसके सामने। तो सर आप तो छोटे वाला जो फॉर्मूला है वही लगा दो।
तो चलिए वो लगाते हैं। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे u, ये साइड प्लस और ये साइड माइनस। ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है u की वैल्यू है -100। फोकल लेंथ जरा चेक करना बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 तो फोकल लेंथ 20, प्लस नहीं बेटा -20। मैं कहूं बेटा v निकाल, आप बोलो सर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, दैट इज u f अपॉन u माइनस एफ, u माइनस एफ, और हमारे पास ये आ गया +100 इंटू 20 अपॉन मेरे ख्याल से -80, दैट इज -25 सेंटीमीटर। इमेज जो बनेगी बेटा वो -25 सेंटीमीटर पर बनेगी। -25 सेंटीमीटर यहां कहीं होगा एंड इमेज विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसी इमेज बनेगी। मैंने उल्टी तो शुरुआत में दिखा दी बेटा ऐसे कि तेरा B डैश इधर होगा, तेरा A डैश इधर होगा। अब काश इसकी लेंथ और बता पाऊं, बच्चे बोले सर कोई दिक्कत नहीं है सर, फॉर्मूला था लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का। क्या फॉर्मूला था बेटा? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट की लेंथ बोलना कितनी है? 1 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू -v² अपॉन u²। v कितना बेटा? -25, हालांकि माइनस ना लिखो तब भी चल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन -100। आई थिंक मैग्निफिकेशन आ गया -1/16। मैग्निफिकेशन में जो माइनस आया है उसका अर्थ हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ी है तो इमेज ऐसे पड़ी है। आपके पास लेंथ ऑफ इमेज आ गई है -1/16, बड़ा ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल, 1 मिलीमीटर आपका ऊपर गया तो इंटू 1 मिलीमीटर, तो आपके पास लेंथ ऑफ इमेज आ गई है 1/16 मिलीमीटर। बेटा माइनस नहीं दिखा रहा है ऐसे आंसर में, चलेगा ना? माइनस का तो एक सेंस था। क्या सेंस था? कि ऑब्जेक्ट पड़ी होगी ऐसे तो इमेज पड़ी होगी ऐसे। दिस इज योर लेंथ ऑफ इमेज। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ऐसे हम बड़े आराम से ऑब्जेक्ट की इमेज के इस तरह से बड़े आराम से हम लेंथ वगैरह निकाल सकते हैं, इनमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात और, कोई बच्चा बोलते कि सर मैं ये v² अपॉन u² वाला फॉर्मूला लगाना पसंद नहीं कर रहा। सर आपने एक फॉर्मूला और सिखाया था लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का, -f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर। सर ये वाला लगा दूं? हाँ भाई जरूर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब खाली बैठे हो, ये भी करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूं, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आंसर्स तो आपके सेम आते हैं। तो कोई बच्चा कहता है सर मैं इससे करना चाहता हूं, बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज एक छोटी सी बात और। हालांकि इस बात पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछते, बट हमें बात पता होनी चाहिए। कभी कोई सवाल पूछ ले तो हो सकता है कि हमें एग्जैक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट पता हो तो हम थोड़ा सा बेटर कर पाए। नेक्स्ट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर मिरर। मिरर के लिए न्यूटन्स फॉर्मूला। तो चलिए सुनिए क्या फॉर्मूला है, उसको भी डिस्कस करेंगे और मैं उसकी छोटी सी एक डेरिवेशन कर रहा हूं। डेरिवेशन बाद में, पहले मैं उस फॉर्मूले को स्टेट कर रहा हूं कि बेटा मान ले कि तेरे पास ये कोई मिरर है और ये तेरा बेटा वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस है। मान ले बेटा यहां कहीं ऑब्जेक्ट है और यहां कहीं इमेज है। ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच में मान लीजिए कि डिस्टेंस है x1, फोकस और इमेज के बीच में अगर डिस्टेंस है x2 और इस मिरर की फोकल लेंथ है f, ठीक है? तो ऑलवेज डिस्टेंस x1 इंटू डिस्टेंस x2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू f का स्क्वायर। फोकस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, फोकस से इमेज के डिस्टेंस, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपकी फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। ये तो हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है, अब रही बात इसकी डेरिवेशन की, छोटी सी डेरिवेशन है, देख लेते हैं। हालांकि
ऐसा कोई बहुत बड़ा यूज तो नहीं है डेरिवेशन का, बट फिर भी हल्की फुल्की ज्योमेट्री का आइडिया तो लगता ही यार, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, तो आप देख सकते हो उसको। हालांकि हमारा जो फॉर्मूला है ना 1/v + 1/u = 1/f, उससे भी आप ये डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो डिस्टेंसेस थी बड़ा, वो आपको पोल से लिखनी आती है, उनको मिरर से लिखने की कोशिश करो तो उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं एक छोटा सा तरीका और बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर की फोकल लेंथ लेट से f, फेयर इनफ। यहां कहीं आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है AB, और यहां कहीं बड़ा तेरा कोई प्रिंसिपल फोकस है लेट से f। इस B से कोई रे गई पैरेलल, यू नो इट वेरी वेल कि जो पैरेलल रे जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी प्रिंसिपल फोकस से। मान लेते हैं कि इमेज यहां कहीं आएगी, दिस इज योर B' मेरे बच्चे, दिस इज योर A'। हालांकि मैं जानता हूं कि ये वाला पॉइंट आपका पोल है, लेकिन मैं एक बात और बोल सकता हूं कि आपका अपर्चर इतना छोटा है, मिरर का अपर्चर इतना छोटा है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल नजदीक के पॉइंट्स हैं, और नजदीक के पॉइंट से तो इस पॉइंट को अगर मैं पोल बोल सकता हूं तो इसको भी मैं P ही बोल सकता हूं। बहुत बड़ा ऐसे डिस्टेंस का फर्क नहीं आएगा भाई, हम कोई बहुत बड़ा मिरर तो ले नहीं रहे हैं, छोटा सा मिरर ले रहे हैं, अपर्चर छोटा सा आएगा तो ये डिस्टेंस भी छोटी सी आएगी। एक बात और, अगर ये वाली हाइट तेरे पास h है तो ये वाली हाइट भी तेरे पास h ही आएगी, सेम हाइट आएगी। तो ये वाली हाइट अगर AB है तो बेटा ये वाली हाइट भी तेरे पास AB ही आएगी। अब एक चीज गौर करना कि ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। अगर ये दोनों एंगल थीटा बराबर है, ये वाला एंगल 90, सॉरी ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल भी तेरा 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा। तेरे पास ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। आप कह सकते हो कि ट्राइंगल A', B', F एंड ट्राइंगल F, मैं इसका भी कुछ नाम निकाल दूं यार, मैं इसको M बोल दूं एक बार के लिए, एंड ट्राइंगल FPM, ट्राइंगल FPM, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और अगर सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिखाओ बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस A', B' अपॉन A', F शुड बी इक्वल टू PM अपॉन FP। हालांकि हम जानते हैं इस PM की लेंथ और AB की लेंथ बराबर है, तो दैट इज योर AB अपॉन FP। एक ही बात बेटा, PM लिख दो या AB लिख दो, एक ही बात है। आप यहां से कह सकते हो कि सर A', B' अपॉन AB, this upon this is basically A', F upon FP. This is my equation number 1. ऐसी ही एक इक्वेशन में और बनानी पड़ेगी, ऐसी ही एक इक्वेशन हमें और बनानी पड़ेगी, तो चलिए वो भी बनाते हैं। ऐसी इक्वेशन हमें एक को बनानी पड़ेगी। एक रे और भेजो, इस बार ऐसी रे भेजो जो फोकस से गुजरे, जो रे फोकस से गुजरेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, ऐसे आएगी। और अगर आपका ये वाला एंगल फाई, तो मेरे बच्चों ये वाला एंगल भी फाई। मैं इस पॉइंट को एक बार के लिए एन कह रहा हूं, और अगेन इससे अगर मैं परपेंडिकुलर खींच दूंगा तो अगेन ये वाला पॉइंट और पोल बिल्कुल नजदीक नजदीक के होंगे, मैं इसे फिर से पी कह सकता हूं। ये वाली हाइट और ये वाली हाइट एग्जैक्टली सेम होगी, ये A', B' तो ये लेंथ भी, ये हाइट भी आपकी A', B', सेम हाइट है। बस मैंने एक अजम्पशन लिया है
कि यहां से जो परपेंडिकुलर होगा वो बिल्कुल पोल के नजदीक होगा, तो उसको हम P बोल सकते हैं। अगेन बेटा देखना कि आपका ट्राइंगल ABF, ट्राइंगल ABF और आपका ट्राइंगल NPF, ट्राइंगल NPF, दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। सिमिलर समझ तो आगे क्यों है, ये वाला एंगल 5, ये वाला एंगल 5, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तीसरा एंगल तो वैसे सेम होना है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज AB अपॉन बेस, बेस इज बेटा AF, शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका NP अपॉन FP। लेकिन हमारा जो NP की हाइट है और A' की हाइट होता है एग्जैक्टली सेम आएगी। वो थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बन गया, बाकी बेटा ये लाइन जाएगी पैरेलल, तो ये A' ही आ जाएगा। दिस इज A' अपॉन FP। यहां से मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि A' अपॉन AB इज FP अपॉन AF। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि A' अपॉन AB, देखना बेटा क्या लिखूं इसको, दिस अपॉन दिस इज बेसिकली दिस अपॉन दिस, दैट इज FP अपॉन AF। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 भी A' अपॉन AB बता रहा है और इक्वेशन नंबर 2 भी A' अपॉन AB बता रहा है। जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट किया तो मेरे पास आ गया, भाई ये दोनों तो बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर कर दो। इन दोनों को बराबर किया तो मेरे पास आ गया A' अपॉन FP इज इक्वल्स टू FP अपॉन AF। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मेरे पास आ गया A' इंटू AF इज इक्वल्स टू FP का स्क्वायर। अब बता जरा A' क्या है। आप बोलो सर A' है इमेज की फोकस से डिस्टेंस। और बेटा इमेज से फोकस के डिस्टेंस को एक बार x2 लिख ले मल्टीप्लाइड विथ AF। AF क्या है, फोकस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, बेटा उसे एक बार x1 लिख ले, दैट इज FP, पोल से प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस। उसको F लिखो माइनस F लिखो एक ही बात है, उसे F लिख दो और उसका स्क्वायर। चाहे F लिखो चाहे माइनस F लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आप स्क्वायर कर रहे हो तो आप जो चाहे मिले। और हमारे पास वही आ गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा आपकी फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छी सी आसान सी बड़ा डेरिवेशन थी, तो मुझे लगा मैं आपको करा देता हूं। हल्की फुल्की इसी बहाने तुमने ज्योमेट्री भी देख ली कि कैसे कैसे इसकी ज्योमेट्री यूज होती है। आई होप हल्का फुल्का कभी ना कभी किसी सवाल में आपको फायदा हो जाए। बाकी फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड सा ही है, याद रखें, हो सकता है किसी सवाल में हमारे काम आए। और खास तौर से लैंग्वेज में लिखा होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस फलानी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बताओ कितनी होगी वगैरह वगैरह। जैसे डिस्टेंसेस मिरर की बजाय फोकस से जानने की कोशिश करें सवाल के अंदर, तो जबरदस्ती यू और वी के चक्कर मत पड़ना। बोल देना कि यार हमारे स्टैंडर्ड बता रखा है कि जब भी फोकस से डिस्टेंस दे रखी हो तो न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओ। शायद हो सकता है कि हमारे जो फॉर्मूला है बड़ा कौन सा 1/v + 1/u = 1/f उसके मुकाबले ये आसान है। भाई उसमें डिस्टेंस पोल से थी, यहाँ पर डिस्टेंस किससे है, फोकस से, तो इसका फर्क तो पड़ सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि यार हो सकता है कि इस तरह से करने से आसान हो और मिरर वाले तरीके करने से मुश्किल हो। अगर डिस्टेंसेस पोल से या मिरर की बजाय फोकस से अगर डिस्टेंस दे रखी हो तो जब भी डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस से दे रखी हो तब यह सवाल चीख के कह रहा है कि मिरर का वो फॉर्मूला न लगाएं बल्कि न्यूटन्स फॉर्मूला लगाएं। आई होप यू गेट द पॉइंट।